क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय कोशिश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 2022। इस शुभ अवसर पे आपके बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम आज 1.5 years ओल्ड हो गए हैं। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस हियर। आप ही हमको यहाँ लाए हैं और आप ही हमें आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर देखने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पर ये जो टाइम पीरियड हम देखेंगे ये है केवल 19th सेंचुरी। तो इसको याद रखना, नेशनलिज्म, यूरोप और 19th सेंचुरी। हम 5 देशों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 फ्रांस, 2 जर्मनी, 3 इटली, 4 इंग्लैंड और 5 स्लाविक कंट्रीज। और हम टाइम पीरियड की बात करें तो एक टाइम पीरियड हमारा होगा 1789 to 1815, दूसरा वाला 1815 to 1830, तीसरा 1830 से 1848 और चौथा 1848 के बाद। तो चलो शुरू हो जाते हैं। पर इस मैप को आप सबसे पहले देखोगे कितना बड़ा रूस का साम्राज्य है। इतना बड़ा साम्राज्य था कि इसमें जो कितने लोग रहते थे और वो कितने अलग किस्म के थे, कितने विविध थे। एक जगह की भाषा दूसरी जगह के लोगों को तो समझ ही नहीं आती थी। इतनी बड़ी देश थी और कितने जगह पे लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा राजा है कौन। और इसी तरह यूरोप में कई बहुत बड़े बड़े साम्राज्य फैले हुए थे जहां लोगों का कोई अपना एक साझा पहचान था ही नहीं। तो लोगों के एक मन में एक डिमांड आ रहा था कि हमारा एक राष्ट्र स्टेट बने, एक नेशन स्टेट बने, जिसमें एक ही तरह हमारे राजा का, हम सब का एक ही साझा पहचान हो, हम एक ही भाषा बोले, एक तरह से रहन सहन करें। इसकी एक लोगों की मन में इच्छा उत्पन्न हो रही थी। आया 1789 और हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में तो आप जानते हो, राजा रानी का कत्लेआम कर दिया गया और जो कुलीन वर्ग थे और राजवंश के जो लोग थे, जमींदार थे, या तो वो देश छोड़ के भाग गए या वो जेल में सड़ रहे थे या उनका भी कत्लेआम कर दिया गया। और साम्यवाद का प्रचलन हुआ कि इस देश में सब समान है, ना कोई राजा ना कोई प्रजा, सबके पास समान अधिकार है। तो लोग बड़े खुश हुए। साथ ही साथ कुछ और चेंजेस आई, जैसे अलग अलग भाषाएं जो बोली जाती थी फ्रांस साम्राज्य के अंदर, सबको मिटा दिया गया और बोला एक ही भाषा, पेरिस वाली फ्रेंच देश के सब लोग बोलेंगे। सारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग कर लगते थे। देश के एक जगह से दूसरे जगह और सामान लेके जाओ तो वहाँ पे आपको बड़े सारे टैक्सेस लगती है अलग जगह पे। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये सब निपटा दिया जाएगा, एक ही टैक्स लगेगा। इस तरीके से जो कामकाज हुए, और जो उस वक्त थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी शुरू हो गया था। तो पहले तो सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो फायदा था वो कुलीन वर्ग के पास था। अब यह सारा मध्यम वर्ग के हाथ में आ गया। जो छोटे छोटे ट्रेडर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सब अपना कोशिश करने लगे और वो फूलने फलने लगे। फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, उनकी इच्छा थी सारे यूरोप में हमारे जैसा होना चाहिए, और वो लोगों से कहने लगे तुम क्यों नहीं अपने देश में कर सकते हो। तो हर देश में, जैसे बेल्जियम में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस जैसे कुछ क्रांतिकारी, जैसे स्टूडेंट्स, जैसे मध्यम वर्ग के एडुकेटेड लोग, वो सब उन्होंने क्लब्स बनाए और इन चीज़ों पे चर्चा करने लगे। इन क्लब्स का नाम था जैकोबिन क्लब। 1804 में फ्रांस का संविधान अनाउंस किया गया, जिसमें सबको समान अधिकार दिया गया। संपत्ति के पर सबका अधिकार था। ऐसा नहीं था कि केवल जमींदारों की ही संपत्ति पे अधिकार होगी। कोई भी खरीद सकता है, कोई भी उसका मालिक बन सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, सार्वभौमिक मताधिकार अभी भी नहीं था। सबके पास अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। अब शुरू हुआ नेपोलियन की यात्रा। नेपोलियन को लगा फ्रांस ही क्यों, मैं तो दूसरे देशों में भी जा सकता हूँ। वो बहुत मजबूत सेनानी थे, तो वो सेना को लेकर निकल पड़े और वो यूरोप के जगह जगह जाकर वहाँ कॉन्क्वेस्ट करने लगे, उन कंट्रीज़ को जीतने लगे। जैसे वो नेदरलैंड्स गए, बेल्जियम गए, जर्मनी में गए। जर्मनी में उन्होंने देखा 39 अलग अलग राज्य थे। उन्होंने इन सबको जोड़ के एक जर्मनी बनाया। क्या आप जानते हो जर्मनी में उस वक्त कितनी मुद्राएं थी? 30
40 मुद्राएं थी। अब 30 मुद्राओं को उन्होंने कम करके केवल 2 मुद्रा पे ले आए। जैसे हमारे यहाँ है ना रुपी और पैसा, बिल्कुल इस तरह 2 मुद्राएं में ले आए। और एक और चीज नेपोलियन ने किया था कि उस वक्त उन्होंने खूब रेलवे का प्रसार किया। ये रेलवे प्रसार से उन्होंने जो इतना बड़ा साम्राज्य बनाया वो पूरा को एकीकरण करने में बड़ा फायदा हुआ था। ऑस्ट्रिया में गए, इटली में गए, इस तरह से नेपोलियन ने अपना साम्राज्य तो खूब सारा फैला दिया और अपने को उन्होंने एम्परर, सम्राट घोषित कर दिया। अब नेपोलियन के अगेंस्ट में भी लोग आने लगे, पर लोगों को नेपोलियन की कुछ चीजें तो बहुत अच्छी लगी। नंबर 1, उन्होंने जो कर होते थे अलग अलग जगह जाने के, इन सब कर को निपटा दिया, एक ही कर बन गया। नंबर 2, अलग अलग भाषाओं को भी उन्होंने निपटा दिया। सारे जगह पे लोग, एक एक प्रदेश के लोग एक एक भाषा बोलते थे, अपना अपना भाषा बोलने लगे। नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उस वक्त मेजरमेंट्स जो थी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती थी। एक मेजरमेंट होता था एल। अगर आपको कपड़ा खरीदना है आप जाके बोलोगे मुझे 2L कपड़ा दे दो, 4L कपड़ा दे दो। लेकिन अगर आप फ्रैंकफर्ट में गए 1L में आपको इतना मिलेगा और दूसरे शहरों में इसी 1L को के क्या क्या मिलेगा ये देखो। तो कितना मुश्किल था ना। नेपोलियन इन सबको मिटाकर एक सिंगल मेजरमेंट यूनिट बनाया। तो ये सारी चीज़ें तो लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जो इतना फैल रहे थे उससे भी लोगों को थोड़ी तकलीफ होने लगी। तो इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर फ्रांस को आक्रमण किया और नेपोलियन को हरा दिया। यह सन था 1815 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में एक बड़ा कन्वेंशन उन्होंने किया, जब उन्होंने फ्रांस ने जितना जीता था ना जमीन, भूमि, उस भूमि को काट पीट लिया। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के थोड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। रूस ने बोला पोलैंड मेरा, पोलैंड को ले लिया। ऑस्ट्रिया हंगरी में घुस गई, उन्होंने कहा ऑस्ट्रिया और हंगरी को हम एक साथ कर लेते हैं। और नेदरलैंड्स वो भी क्यों छोड़ते, उन्होंने अपने बगल में बेल्जियम को पकड़ लिया। और फ्रांस के तख्त पे मैंने आपको बताया था ना, राजा रानी कत्लेआम हुए थे, उनके जो वंशज थे लुई फिलिप, उनको लाकर उन्होंने सिंहासन पर बिठाया। और उस वक्त फ्रांस के लोग सोच रहे थे कि देखो अगर हर कोई राजा बनना चाहता है, जो हमारा पुराना राजा था वो इतना भी बुरा नहीं था, अगर वो नेशनल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट की बात सुनकर चले तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कोशिश कर रहे थे कि पुरातन राजशाही थोड़े नए तरीके से चले। तो पहले तो राजा लोगों की बात मानते थे, नेशनल असेंबली की बात मानते थे, पर धीरे धीरे ना राजा फिर वही अपने पुराने हैबिट्स पर आने लगे और लोग फिर परेशान होने लगे। महंगाई बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा था। धीरे ना 1830 तक जब हम आए, हम देख रहे हैं कि पेरिस के सड़कों में फिर से दंगे शुरू हो गए। बेल्जियम ने तो खूब दंगा किया कि हम नेदरलैंड्स के साथ रहेंगे नहीं, उनकी जो शासन है उसको हम मानना नहीं चाहते हैं। इस तरह से धीरे अलग अलग साम्राज्यों में ना काफी अनरेस्ट पैदा हो रहा था, लोग काफी दंगा कर रहे थे। ऐसे चलते 1848 में एक ऐसा समय आया कि पेरिस के सड़कों पे लोगों ने आग जला दी। वो कार्ट्स लेकर, जो ठेले होते हैं ना, उनको लगा कर सारे सड़कें बैरिकेड कर दिया, लोगों को आने जाने नहीं दे रहे थे और आग लगा रहे थे इधर उधर। इतना दंगा हुआ कि जो राजा लुई फिलिप थे वो तो अपना राजधानी छोड़कर भाग गए। वो तो निर्वासन ले लिया उन्होंने। और फिर फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया कि सब समान, अब से हमारे यहाँ कोई राजा नहीं रहेगा, हमारे यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा। फ्रांसीसी क्रांति से 2 नई कॉन्सेप्ट्स आई। एक था ला पैट्री यानी कि फादरलैंड, ये हमारी भूमि है, हमारी देश है, हम सब यहाँ रहते हैं। और दूसरा था ला सिटोयन यानी कि द सिटीजन, जो इस देश के नागरिक हैं। तो ये तो थी हमारी फ्रांस की कहानी। हमारे अगले वीडियो में देखेंगे जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और स्लाविक कंट्रीज के बारे में। इस चैप्टर का जो राइटअप है ये आपको इसमें मिल जाएगा। और आप हमारे साथ तो ये सब मीडिया में जुड़े ही होंगे, अगर नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे हर रोज़ हम एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोसी